जो जनरल कैटेगरी के लोग थे जी। कि कुत्ते का जूठा पी सकते हैं, कुत्ते का जूठा खा सकते हैं, जानवर का जूठा खा सकते हैं, गाय का पेशाब पी सकते हैं, गाय का पेशाब पी सकते हैं, लेकिन जो मानवीय व्यवस्था है उसमें ये दलित वर्ग के लोगों को ये लोग जानवरों से बदतर जिंदगी भारत में गुजारने का काम इन लोगों ने करवाया। मतलब उनके हाथ से पानी तक नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते। जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज मैं पहुंचा हूं लखनऊ और आज का जो मौका है पूरे विश्व के अंदर बहुजनों को सशक्त बनाने वाले माननीय काशीराम साहब का 17वां आज परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई हैं। बहुजन समाज के तमाम वो संगठन जो राजनीति से प्रेरित है, सामाजिक सरोकार रखते हैं, उन्होंने सभी ने श्रद्धांजलि सभाएं की है माननीय काशीराम साहब को लेकर। मेरे साथ इस समय हॉट सीट पर बैठे हैं रमेश गौतम जी, बबली भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। लखनऊ में पतोरा एक जगह पड़ती है जहां से वो प्रधान है और पहली बार प्रधान नहीं है, रिकॉर्ड टूट चुका है। जितनी बार वो प्रधान बने हैं या उनके परिवार के लोग प्रधान बने हैं। वर्तमान में जिला सचिव है बहुजन समाज पार्टी से और उनसे जानते हैं आज के दिन पर इनका क्या वक्तव्य है। बबली पर आपका स्वागत है, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी, जो आपने हमसे वार्ता करने की आवश्यकता समझी और माननीय श्री कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर समस्त भारतवासियों को सशक्त नमस्तों शोक समागम है। ये आज हमें दुखी होना चाहिए कि जो शख्स किसान, खेतिहर, मजदूर या निचले तबके को आज वहां पर लाके खड़ा कर दिया कि आप लोगों से छुपा नहीं होगा कि भारत में एक वर्ग है जिसे हम लोग दलित के नाम से जानते हैं, अछूत के नाम से जानते हैं। उन लोगों का ये मानना है, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे जी, कि कुत्ते का जूठा पी सकते हैं, कुत्ते का जूठा खा सकते हैं, जानवर का जूठा खा सकते हैं, गाय का पेशाब पी सकते हैं, गाय का पेशाब पी सकते हैं, लेकिन जो मानवीय व्यवस्था है उसमें ये दलित वर्ग के लोगों को ये लोग जानवरों से बदतर जिंदगी भारत में गुजारने का काम इन लोगों ने करवाया है। मतलब उनके हाथ से पानी तक नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते। जी। और ऐसे वर्ग की लड़ाई, एक हम तो मसीहा कहेंगे माननीय कांशीराम साहब को, उनकी विचारधारा से हम लोग प्रेरित भी हैं कि जहां हम लोगों के हाथ का छुआ कोई खाने वाला नहीं था या दिन हमको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज हम सारी व्यवस्थाओं से हटकर परे होकर उनकी विचारधारा को मानते हुए आगे हम लोग बढ़े। आज जहां इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आज बराबरी की बात करते हैं, आज अपने हक हुजूम की बात करते हैं। उस समय उन्होंने गांव-गांव साइकिल चलाकर लोगों को जोड़ने का काम किया। पूरे दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी को जोड़कर उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाकर सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश को माननीय कांशीराम साहब ने दिया और हम लोग सरकार में आए, व्यवस्थाएं बदली। आज ऐसी महान आत्मा को मैं सतत नमन करता हूं और अपने लोगों से कहता हूं कि इंसान मर जाता है, कभी विचारधारा नहीं मरती। तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है और चढ़ाव उतार की राजनीति तो हर जगह होती है। कभी आदमी हारता है, कभी जीतता है, कभी अच्छा समय आता है, कभी खराब समय आता है। मैं कहता हूं कि एक समय के लिए मान लीजिए कि अगर हमारा अच्छा समय चल रहा था तो आज खराब चल रहा है, अगर आज खराब चल रहा है तो ये भी नहीं रहेगा, कल अच्छा भी आएगा जी। तो उस बात में मुझे किसी से शायर ने एक छोटी शायरी कही थी, मैं कहना चाहता हूं कि टूटेगी तलवारें तुमसे टकराकर,
टूटेंगी तलवारें तुमसे टकराकर, दुश्मन के हो जाएंगे तरकस खाली। हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। आज भाजपा की सरकार है, हर आदमी को दबाने का प्रयास होता है, लेकिन जो डर गया वो मर गया। मैं मान्यवर साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हुए चल रहा हूं, उनकी विचारधारा को मानता हूं और उस पर कहीं न कहीं चलने की कोशिश भी करता हूं। तकलीफें मेरे जीवन में भी हैं, आई। मैं चुनाव लड़ा इस बार, लोगों ने मुझे फंसा दिया, मेरे घर के 6 लोग जेल चले गए और फिर मैंने अपनी बहन को चुनाव लड़ाया। हालांकि चुनाव में नहीं जीता, लेकिन जनता का प्यार, स्नेह, प्रेम, मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं दूसरे नंबर पे रहा, भाजपा तीसरे नंबर पे रही। तो मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है कि मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन हाँ, खुशी जरूर होती कि मैं चुनाव जीत लेता तो मैं जनता की सेवा 5 साल सच्चे मन से और विश्वास से करता। मैं अब भी करूंगा। बबले, आरोप लगते हैं बसपा के ऊपर कि वो शोषित पीड़ित के साथ खड़ी नहीं होती है, और वहीं उनके समकक्ष एक नई पार्टी बनकर उभरी है, एक नया लड़का उभरा है, वो लगातार जैसे ही उसको पता चलता है कि कहीं पर शोषण की खबर हुई है, समाज के साथ कोई दिक्कत हुई है, वो तुरंत अपनी टीम के साथ आर्मी को लेकर पहुंच जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में कैसे आप समझा पाएंगे जन जन तक लोगों को कि 2024 में जो सपना है बसपाइयों का कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, बहुत सारी जो प्रदेश है वहाँ पे मुख्यमंत्री अपने बनाने हैं, तो कैसे हो पाएगा ऐसा काम? मैं हर उस आदमी से प्रेम करता हूँ जो बहुजन विचारधारा पे चलने का काम करता है, और चंद्रशेखर भी हमारे बड़े भाई हैं जी। हालांकि हम लोग एक पार्टी का हिस्सा नहीं है जी, लेकिन हम लोग अगर टूट कर बटे तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक अंग्रेजों का नियम था, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। मानवर साहब ने सब कुछ जोड़कर सरकार बनाई, तो क्या अब आज के समय में बसपा को तोड़कर कोई सरकार बना सकता है? आप बताइए। तो आरोपों को कैसे खंडन करेंगे जब लगातार शोषण की खबरें आ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के झंडे भी नहीं दिखते हैं। हालांकि इस बात की खुशी है कि पहली बार एक सार्वजनिक प्रोटेस्ट में दिल्ली में प्रोफेसर रितु अपने न्याय के लिए बैठी हैं, उनके प्रोटेस्ट में 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट था उसमें बसपा के और बहन जी के झंडे दिखाई दिए, तो उससे लोगों में कुछ उत्साह बढ़ा। भाई देखिए, आप कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई जाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं चंद्रशेखर भाई जाते हैं, जाने के बाद क्या कर लोगे आप? भाई दलित की लड़की का रेप हुआ, वो मार दी गई, ठीक, आप गए संवेदना प्रकट करिए, भाई न्याय तो नहीं मिला, न्याय तो नहीं मिला। सरकार हमारी होती तो ना हमारी बेटी मरती, ठीक, ना हमारे घर जलाए जाते, ठीक है। याद करिए 2017 में जब सहारनपुर का दंगा हुआ था जी, सब्बीरपुर, तब वहां से चंद्रशेखर भाई को लोग जाने, उनका नाम आया, और वो दंगा प्री प्लान था जी, ठीक है। चंद्रशेखर भाई को वहीं से पैदा किया गया, हीरो बनाने के लिए, हीरो बनाने के लिए, घटनात्मक नेता है। हाँ जी भाई, आज मैं कहता हूँ मैं बबली गौतम, ठीक है, तो अगर मेरे यहाँ कोई मामला होता है गांव में, क्षेत्र में, तो मैं जाता हूँ निकल के, तो मुझ पे मुकदमे भी होते हैं,
एक हमारे यहाँ अपने दलित समाज की लड़की सरोसा में 2021 में जी नाबालिग लड़की मरी हुई मिली थी नहर में। उसके साथ बड़ी घटना हो गई थी। पुलिस ने मामले को बहुत दबाया। जी मैं गया, रोड पे धरना प्रदर्शन भी हुआ। पुलिस ने मुकदमा लिख दिया फर्जी का, लेकिन मैं संगठन के माध्यम से नहीं गया था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता तो बहुजन समाज पार्टी का हूँ। बिल्कुल ठीक, उस समय में पद मुक्त था, लेकिन कार्यकर्ता में हमेशा रहा। हालांकि पद मुक्त मैं आज भी हूँ, बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। जिला सचिव बीच में बना था, लेकिन पद खत्म हो जाने के बाद में जी मैं पूर्व जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी हो गया वर्तमान में। जी हमारे यहाँ एक लड़का मारा गया था, अरुण शुक्ला। बुद्धेश्वर चौराहे पे पुलिस ने मारा उसको, ले जाके चौकी में बंद करके मारा, थाने में बंद करके मारा। उसमें मैं गया, कहीं ना कहीं पुलिस मुझे अपने रडार पे लेती रही कि गरीब की लड़ाई आप क्यों लड़ते हो, आप नेतागिरी मत करो। क्यों नेतागिरी ना करें? क्योंकि हम दलित हैं और फिर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, इसलिए मुझे हमेशा टारगेट पे लिया गया। 2019 में मेरे भाई की हत्या कर दी गई। मेरे भाई ग्राम प्रधान सलेमपुर पतौरा रहे, फिर माता जी को चुनाव लड़ाए गए, माता जी प्रधान बनी। तो हमारे एक जीएस लैंड की जमीन थी, जिसपे मेरे भैया मुकदमा लड़ रहे थे। वो करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो उसको भैया ने राज्य सरकार में करा दिया। विरोधियों ने मेरे भाई की हत्या करा दी। उन्हीं के बताए रास्ते पर 2019 से तो मेरे सर से छाती चली गई। पिताजी का देहांत 2018 में हो गया था, भैया का देहांत 2019 में हो गया। दादाजी की हत्या की गई थी ऐसा कहा जाता है? नहीं, पिताजी हमारे जी नेचुरल मौत थी। जी जी 87-88 साल के हो गए थे, लेकिन भाई की मेरी हत्या की गई थी। उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या थी कि मान लीजिए कि पार्टी का हमारी समय खराब चल रहा था, लेकिन भैया का समय बहुत अच्छा चल रहा था। वो सर्व समाज के नेता माने जाते थे, सर्व समाज की बात करते थे। जनरल सीट पे हजार वोट से चुनाव जीत कर रहे चुनाव। तो विरोधियों के मन में कहीं ना कहीं टेंशन भी थी, वो चाहे सपाई हो चाहे भाजपाई हो। बिल्कुल। लेकिन उन्हें जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा। जब से वो चले गए, दुनिया से रुखसत हुए, हम उन्हीं के मार्ग पर चलने लगे। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रेरित रहे, हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे। पद रहा हो तो भी किया, नहीं रहा हो तो भी किया। तो अभी क्या लगता है कि 2024 में जिस तरीके से इस बार ये कहा जाएगा 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा टक्कर का चुनाव है, या तो बहुजन समाज पार्टी खुलकर मैदान में आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो खत्म हो जाएगी? देखिए, सही आप कह रहे हैं, खत्म करना और पैदा करना ये किसी माइकलाल की दम नहीं है भाई। जिस आदमी की विचारधारा अपनी हो और युगों युगों तक लड़ाई विचारधारा की चलती आएगी जी, तो आदमी को मारना आसान है, उसकी विचारधारा को नहीं। तो विचारधारा तो परिवर्तित हो गई ना भाई। पहले बहुजन विचारधारा थी जिसको लेकर 4-4 लाख सरकार बनाई। जब से बहुजन को सर्जन बनाया गया तब से आप देख रहे हैं लगातार ग्राफ डाउन जा रहा है। देखिए, कहीं न कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ बहुजन समाज की बात हम लोग कर रहे हैं यूनाइट होने के लिए। भाई मान लीजिए जैसे ग्राम सभा में हम प्रधान बने और हमको हमारे लोगों ने वोट दिया, कुछ अन्य समाज के लोगों ने वोट दिया, तो क्या मतलब शासक हम सबके नहीं हुए? जी, शासक तो हम सबके रहेंगे ना। तो जब हम शासक हो जाएंगे तो सबकी बात करेंगे। जब बहुजन समाज की विचारधारा ये नहीं है कि किसी जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है
रोड पे उतार दो। तो क्या क्या लगता है कि जैसे बहुत से लोगों ने, युवाओं ने अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई हैं, समाज में लोगों ने समाज पार्टी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, अलग और बहुत सारी पार्टी बनी है, तो कैसे आप को लगता है कि आप 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएंगे? देखिए, माननीय बहन जी बड़ी नेता है, ठीक है, और उनके विचारों की मैं कदर भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं वो इतनी बड़ी शासक रही हैं कि आयरन लेडी कही जाती है, और वो बनी राजनीति का लोहा उन्होंने बनवा दिया है और लोगों ने माना भी है। अगर माननीय बहन जी जनरल कैटेगरी की नेता होती तो लोग आज जैसे जय श्री राम बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग अयोध्या का मंदिर ना बनवाकर बहन जी का मंदिर बनवाते हैं। तो क्या क्या अपील आप करना चाहेंगे देशवासियों से, खासकर समता समानता बंधुत्व चाहने वाले लोगों से? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि जब तक जिंदा हो जीने का सबूत दो। जी, सांसों का चलना सबूत नहीं होता, घर बैठे संघर्ष नहीं होता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना होगा, लड़ना है तो पढ़ना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन मूल विचारों को लेकर चलते रहिए और हर आदमी के सुख दुख में खड़े होइए, उसकी मदद करिए। वो किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, जहां समस्या हो वहां कूद पड़ो, वहां खड़े हो, उसकी मदद करो। आप चर्चा में रहोगे, उसकी बात करिए, उसके दुखों को निवारण करिए। ऐसा नहीं कि कोई घटना घटित हो गई तो आप घटना कर डालो, आप क्रिमिनल बन जाओ। नहीं, पॉलिटिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से, शिक्षा के हिसाब से उसका निराकरण होना चाहिए। आप ये करिए और अपनी पार्टी की बात लोगों से करिए। जब आप अपने पार्टी के लिए समर्पित नहीं है तो अगला आदमी क्या समर्पित होगा? हमें समर्पित रहना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, भाजपा के लोग बूथ पर काम करते हैं, हमारे लोगों को बूथ पर काम करना होगा, घर से निकलना होगा अगर अपनी सरकार बनानी है तो। नहीं तो मानवर साहब ने जो कमाई इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बना ली, तो हमारे लोगों को जीने का एक अच्छा मौका मिला, जी रहे हैं। नहीं तो भारत आज़ाद होने के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में हम लोग गुलाम थे, और सरकार अगर नहीं बनी हमारी तो गुलामी फिर से करनी पड़ेगी। गुलामी फिर से करनी पड़ेगी। गुलामी का जीवन जीना है तो जीते रहिए जैसे आप जीते आए हैं, लेकिन गुलामी के जीवन से ऊपर उठकर आपको इस देश के अंदर हुक्मरान बनना है। तो जैसा कि बबली भाई बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लाना होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? इस पूरे साक्षात्कार को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, आने वाला समय आपका है, आपकी उंगली आपके वर्तमान को, आपके भविष्य को तय करेगी। ये आपको देखना है कि आपकी उंगली किस बटन पर दबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।